जय श्री राम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोटेशन फिजिक्स पर। मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें पुराने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं IIT के एक्सक्लूसिवली JEE एडवांस के। ये मैंने ये सीरीज चलाई है, मैं इसके 2 पार्ट बना चुका हूं। जो इस चैनल पे नए हैं वो जरूर जाके मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, आपको पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाएगा इस सीरीज का। ये सीरीज आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है और दिस series no doubt will help every JEE advanced aspirant in India और in obviously in India, क्योंकि एग्जाम इंडिया में होता है। ठीक है, मैं हवा में आगे कुछ भी बोलने वाला था कि पूरी दुनिया में ठीक है, तो कई बार बंदा फ्लो में होता है तो कुछ भी बोल जाता है। तो ऑब्वियसली JEE एडवांस का एग्जाम ऑब्वियसली साउथ कोरिया में तो होता नहीं, या कहीं और कंट्री में, तो इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो हर एक हिंदुस्तान में पढ़ रहे हर एक विद्यार्थी के लिए जो एडवांस की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये तीसरा पार्ट है इसका। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ 2011 से लेकर के 2023 तक। मैं पहले 2 पार्ट्स में काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ और कुछ बचे हुए क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिस्कस कर रहा हूँ। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो जरूर यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और चैनल को प्लीज़ यार फैला दो। ठीक है, देखिए तभी हौसला मजबूत होता है। तो बुलंद हौसले तभी होते हैं जब आप बच्चे सारे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो ये सवाल मैंने लिया है 2015 का पेपर 2 से। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो बच्चे रेगुलरली सीरीज को देख रहे हैं उनको पता होगा यूनिफॉर्म स्फेरिकल स्फेयर एक बड़ा फेवरेट और शानदार टॉपिक है एडवांस के लिए। ठीक है, और ये चाहे एडवांस के क्वेश्चन है, ये JEE मेन वालों को भी डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर इफ दे वांट टू स्कोर फुल मार्क्स इन देयर फिजिक्स एग्जाम। एंड डेफिनेटली नीट वाले जरूर देखें, आपके दिमाग खुलता है, आपकी सोच बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है, फिजिक्स इंटरेस्टिंग बनता है, फिजिक्स में इंटरेस्ट बनता है, तो आपको पता है क्या हो सकता है। ठीक है, जरूर एवरी किड मस्ट वॉच दिस। ठीक है, तो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका रेडियस R1 है, राइट, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, इसका सेंटर O है और इस पे एक स्फेरिकल कैविटी क्रिएट कर दी आपने जिसका रेडियस R2 है। O से P तक की दूरी A है, जो कि ऑब्वियसली R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी एट पोजीशन वेक्टर R इज ER, कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं वो R डिपेंडेंट है, राइट। तो तब कहते हैं इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कैविटी के अंदर, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R2 पे डिपेंड नहीं करता जो कैविटी का रेडियस है, बट इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन R ऑब्वियसली। देखते हैं फिर कह रहे दूसरा, ये यूनिफॉर्म है, उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है R2 पर और डायरेक्शन R पे डिपेंड करती है। ठीक है, तीसरा ई फिर से यूनिफॉर्म है, इसका मैग्नीट्यूड इंडिपेंडेंट ऑफ A है, A मतलब R1 - R2। ठीक है, और लेकिन डायरेक्शन डिपेंड करती है A पर। इज यूनिफॉर्म बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन ए। चलिए देखते हैं। देखिए कैविटी के अंदर कोई भी पॉइंट है कैविटी के अंदर। अब जो कैविटी के अंदर पॉइंट है ऑब्वियसली स्फीयर के विद रिस्पेक्ट टू वो इनसाइड पॉइंट बन गया, इनसाइड पॉइंट। तो यहां पे बोला गया आपको यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नथिंग इज मेंशन्ड कि ये कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर है। ऐसी सिचुएशंस में आप इसको नॉन कंडक्टर ही मानेंगे। ठीक है, अनटिल अनलेस कुछ मेंशन्ड है। कंडक्टर होता तो डेफिनेटली बताते। सो इट इज ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ओनली। तो किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए उसके इनसाइड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बेसिक फॉर्मूला है, पढ़ा हुआ है सभी ने, 1/4πε0 QR अपॉन R3। तो कैविटी का जो अंदर वाला पॉइंट है वो इसके लिए इनसाइड पॉइंट ही हुआ, राइट। या फिर ये फॉर्मूला होता है ρR अपॉन 3ε0। ठीक है जी, तो अब ध्यान से देखते हैं। R ऑब्वियसली सेंटर से दूरी होती है, तो अगर हम बात करें कि यहां से यहां इस पॉइंट पर ये दूरी कितनी है A। ठीक है, तो R विल बी रिप्लेस्ड बाय A। वेक्टर फॉर्म में आप ये वेक्टर लिख सकते हो क्योंकि पोजीशन वेक्टर है। तो ये कैविटी के अंदर जो पॉइंट है जिसकी दूरी यहां से A है, जो कि R1 - R2 है, वो इतनी बनी। अब सारी गेम इस पर है। अब ध्यान से देखते हैं। तो हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म तो है ही है क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट आ रहा है, राइट, जो कि हर ऑप्शन में दिया ही हुआ है यूनिफॉर्म। तो अब ध्यान से देखिए, इसकी डायरेक्शन A वेक्टर पे डिपेंड करती है। A वेक्टर क्या R1 - R2 है, तो दोनों पे डिपेंड करती है। तो यहां पे पहली ऑप्शन में केवल ये कहा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R2, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि A में तो R1 भी आ रहा है, R2 भी आ रहा है, तो ये पहला ऑप्शन नहीं बन सकता। सेकंड में हाँ जी डिपेंड करता है R2 पर, अकेले R2 पे तो नहीं कर रहा, R1 - R2 पे कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें लग रहा है कि ऑप्शन ठीक है, लेकिन हम अगली 2 ऑप्शन भी पढ़ेंगे।
ये ज़्यादा बढ़िया लग रही हैं जिन पे डिपेंडेंसी ए पर बात की है, क्योंकि ध्यान से देखिए टेक्निकली वो ए पर डिपेंड कर रहा है, इसकी डायरेक्शन यानी ए वेक्टर पर डिपेंड कर रहा है और इसका मैग्नीट्यूड भी ए पर डिपेंड कर रहा है। ए क्या है R1 माइनस R2। तो देखा जाए ये हमें वो ऑप्शन चूज करनी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू R1 माइनस R2 पर डिपेंड करे यानी ए पर डिपेंड करे। तो विच इज द बेस्ट ऑप्शन, ना ए ना बी ना सी, इट इज डी। ई इज यूनिफॉर्म बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन वेक्टर ए। आइए अगला सवाल लेते हैं। प्यारे बच्चों, जो अगला सवाल है 2014 का पेपर है, पेपर 1। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो थोड़ा कैलकुलेटिव सा सवाल हो सकता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना हल्का फुल्का। उसने क्वेश्चन में एक दिया हुआ है, एक चार्ज पॉइंट चार्ज है, इसकी स्पेस में किसी डिस्टेंस r पर जो फील्ड है वो E1r है, लाइन चार्ज की वजह से E2r है और इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से E3r है। फिर उसने कहा है किसी डिस्टेंस r0 पर इन तीनों के द्वारा लगाई गई फील्ड बराबर है, एक गिवन है। देन अगर ये बराबर है तो मल्टीपल चॉइस है, एक या एक से ज़्यादा आंसर, एक आंसर भी हो सकता है, सारे भी हो सकते हैं, तो हर ऑप्शन चेक करनी पड़ेगी। तो क्या Q इसके बराबर है, R0 इसके बराबर है, ये सब चेक करना है। लेट अस सी, थोड़ा कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन है, फॉर्मूले हमें बेसिक पता होने चाहिए। तो देखिए हम किसी डिस्टेंस पे तीनों की फील्ड बराबर करते हैं। पहले पॉइंट चार्ज की फील्ड आप सब जानते हैं कितनी होती है, ये होती है KQ/R0²। लाइन चार्ज की होती है λ/2πε0 और आपको पता है ये तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती शीट के लिए σ/2ε0। ये तीनों बराबर है। तो कंडीशंस निकालने के लिए आप ध्यान से देखिए, R0 लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, Q सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको एक एक करके, यानी पहले इसको इसके बराबर करते हैं, फिर इसको इसके बराबर करते हैं, फिर इसको इसके बराबर करते हैं, आपस में रिलेशन निकालते हैं जो आगे यूज़ होंगे। लेट अस सी, जब पहले इसको बराबर किया तो KQ/R0² इज λ/दिस, ये इससे कट गया। तो यहाँ से हमारा जो Q आया, राइट, तो ये बना λ/R0/2πε0 K क्या होता है 1/4πε0। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 2 इससे आ गया, तो ये ऊपर चला गया, तो Q आ गया 2 λR0। ये तो हो गया Q और लैम्डा में रिलेशन। ठीक है, एक बार इसको भी बराबर करते हैं, पहली और तीसरी को। तो पहली तीसरी बराबर करके आया KQ/R0² is equal to σ/this। तो अगेन Q becomes σ/R0²/2ε0 divided by 1/4πε0। ये इससे कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया σR0² 2π। हाँ बस, तो ये आ गया Q σR0² 2π। लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन, लेट दिस बी। तो ये हमने चार्ज सिग्मा की फॉर्म में निकाल लिया, ये चार्ज लैम्डा की फॉर्म में निकाल लिया। आगे देखते हैं यूज़ होता है। तो हमने इसको बराबर कर दिया था, इसको कर दिया, अब इसको भी करके देख लेते हैं। जब इसको बराबर किया यानी λ/2πε0 R0 इस σ/this, तो इससे ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो जो लैम्डा और सिग्मा में रिलेशन आ गया, लैम्डा इज σ/π/R0। तो ये आगे देखते हैं यूज़ होते हैं कि नहीं, राइट। तो सबसे पहले देखिए क्या Q 4 σ/π/R0² आ रहा है, चेक कर लीजिए। Q आ रहा है 2 σ/π/R0², ये ऑप्शन गेम से बाहर। अब चेक कर लिए R0 और लैम्डा में कोई रिलेशन है, R0 और लैम्डा में क्या रिलेशन है, देखिए ये रिलेशन है जी। तो जैसा से R0 कह सकते हैं λ/σπ, λ/σπ, तो ये भी गेम से बाहर हो गया। तो देखिए इक्वेट करने से पहले 2 ऑप्शन निकल गई, ये नहीं हो सकते। अब ये चेक करने पड़ेंगे हमें, ठीक है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 यानी पॉइंट चार्ज की, 2 यानी इसकी, क्या इन दोनों में R0/2 की दूरी पर क्या इसकी फील्ड उससे डबल है, चेक करते हैं। तो R0/2 की दूरी पर E1 निकालते हैं, जो ऑब्वियसली होगा KQ/R² यानी R0/2 का स्क्वायर। तो ये बन गया KQ × 4/R0², राइट। और E2 निकालते हैं, E2 जो R0/2 दूरी पे आएगा λ/2πε0 R0/2, 2 से 2 कट गया, तो ये बना λ/πε0 R0। अब देखिए इनको एक ही फॉर्म में बनाना पड़ेगा, क्योंकि या तो इसको लैम्डा में बना लो या इसको Q में बना लो। तो अब देख लेते हैं मेरे पास क्या लैम्डा और Q का कोई रिलेशन है, लेट मी चेक। हाँ ये है लैम्डा और Q का रिलेशन। तो मैं एक काम करता हूँ, या तो Q डाल देता हूँ 2 λR0, तो Q डाल देता हूँ। तो ये रिलेशन जब मैं यहाँ डालूंगा तो लेट मी सी, मैं इधर करता हूँ और ये बनेगा K को डाल देता हूँ 1/4πε0। अब मैं Q को यूज़ कर रहा हूँ 2 λR0, 2 λR0 एज इट इज × 4/R0², राइट। सो मेरे पास क्या बचा है,
चेक कर लेते हैं, ये इससे कट गया है, राइट, 4 से 4 कट गया है, तो ये बच गया है 2 लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, ये बच गया। तो ये 2 लैम्डा ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट है, ये लैम्डा ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, तो ऑब्वियसली ये इससे तो डबल ही आ रही है, यानी इसकी फील्ड इससे डबल आ रही है, ये बिल्कुल ठीक है, थर्ड ऑप्शन। इसी तरह हम चेक करते हैं E2 की फील्ड, यानी इसकी फील्ड आर नॉट बाई 2 पर, जो ऑब्वियसली ये है हमने निकाली हुई है, क्या ये 4 गुना है इसकी फील्ड जो आर नॉट बाई 2 पर है, तो हमें केवल अब इसकी फील्ड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो थर्ड जो फील्ड बनी, आपको पता है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो मैं सिग्मा को लैम्डा की फॉर्म में यूज कर लेता हूँ, या लैम्डा को सिग्मा की फॉर्म में। लेट मी सी इफ आई हैव सम रिलेशन, क्या मेरे पास सिग्मा का लैम्डा का रिलेशन है? बिल्कुल है। तो अगर मैं एक काम करूँ, सिग्मा की वैल्यू यहाँ से निकालूँ, जो कि है लैम्डा ओवर पाई एप्सिलॉन पाई आर नॉट, और यहाँ डालूँ तो आया लैम्डा ओवर पाई आर नॉट इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये बना। इसको अब इसको कंपेयर कीजिए, तो ये आर नॉट बाई 2 पर क्या इससे 4 गुना है? देख लेते हैं, ये इससे 4 गुना, ये तो नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि जब आप दोनों को डिवाइड करोगे 2 फैक्टर बचता है, 4 फैक्टर तो आता नहीं है, तो ये भी गेम से बाहर हुई। तो ओनली आंसर इज सी। तो एक कैलकुलेटिव थोड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन था, मतलब आपको थोड़ा पेन भी चलाना था, ठीक है, तो थोड़ा दिमाग चलना चाहिए था कि ये जब बराबर दिए तो एक एक करके बराबर करके आपस में रिलेशन निकालने थे, क्योंकि ऑप्शन उस तरह से सेट की हुई थी। तो ओनली ऑप्शन मैचेस इज सी। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, जो अगला सवाल है 2013 का, बहुत ही बढ़िया सवाल है, पेपर 2 का, अगेन स्फेयर्स का है। तो स्फेयर्स वाले सवाल तो टूट के पढ़ना आपने, याद रखना, ठीक है। मेंशन्ड है 2 नॉन कनेक्टिंग स्फेयर्स हैं एट, और इस तरह से वो है, एक की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, एक की माइनस रो, एक का रेडियस R1 एक का रेडियस R2, ये ओवरलैप करती है, ओवरलैपिंग रीजन है। तो कह रहा है एट ऑल पॉइंट्स इन दी ओवरलैपिंग रीजन, यानी इस रीजन में हर पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इन दोनों स्फेयर्स द्वारा, क्या पोटेंशियल कांस्टेंट है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड है, क्या सेम डायरेक्शन है, ठीक है। अगेन मल्टीपल चॉइस, एक या एक से ज्यादा आंसर है, हर ऑप्शन चेक करनी पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम पहली 2 ऑप्शंस को खत्म कर सकते हैं एकदम गेम से बाहर, सिंपल लॉजिक से। देखिए, अगर मैं इस रीजन में कोई भी पॉइंट लेता हूं, मान लीजिए ये जो पॉइंट होगा, ये बड़ी स्फीयर के विद रिस्पेक्ट टू भी इनसाइड पॉइंट है, छोटी स्फीयर के विद रिस्पेक्ट टू भी इनसाइड पॉइंट है। किसी भी नॉन कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग स्फीयर के अंदर वाले हिस्से में हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 नहीं हो सकती। कंडक्टिंग में 0 होती है, कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, नॉन कंडक्टर के अंदर वाले हिस्से में E 0 नहीं है। तो देखिए, सिंस E का फॉर्मूला क्या है? -dV/dr। अगर E 0 होता तो चेंज इन पोटेंशियल नहीं होता, यानी पोटेंशियल कांस्टेंट होता। यहां पर E ही 0 नहीं है, तो पोटेंशियल कैसे कांस्टेंट हो सकता है? तो इसलिए ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब दूसरी ऑप्शन भी गेम से बाहर। तो C और D दोनों हो सकती हैं, या C और D में से एक आंसर हो सकता है। लेट अस सी नाउ, फोकस ऑन C एंड D। तो अब देखिए, पहले D पे देखते हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे सेम डायरेक्शन रखती है? तो सिंपल लॉजिक से, बिना किसी कैलकुलेशन से करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, मान लीजिए कि ऐसे फील्ड आई अवे, ठीक है, और नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे फील्ड आई मान लेते हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आया। आप कोई भी पॉइंट ये ले लो, ठीक है, मान लीजिए बिल्कुल सीध पर है इसकी, ये ऐसे, ये ऐसे, तो अगेन जैसे मर्जी अब ले लो, सीधा ले लो, इस तरफ, ये इसकी इस तरफ फील्ड ऐसे। तो अब देखेंगे हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन की तरफ होगी। तो ये लॉजिकली हम कह सकते हैं, तो डी ऑप्शन तो बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज द सेम डायरेक्शन। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड है, ये लेट अस चेक। तो उसके लिए थोड़ा सा अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करके देखते हैं। लेट अस सी, राइट। मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ किया, इसके सेंटर से दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया, लेट अस सपोज दिस इज R1 वेक्टर, दिस इज R2 वेक्टर, और दोनों के सेंटर से एक वेक्टर और ड्रॉ किया, मान लीजिए D वेक्टर। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस, D इज इक्वल टू R2 प्लस R1 वेक्टर। ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से आ गया, राइट। तो इनसाइड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/4πε0 Q R/r³। ये दोनों केसेस में लगाएंगे, पहली स्फीयर के लिए भी, दूसरी स्फीयर के लिए भी। तो वेक्टोरियली जो नेट फील्ड बनी वेक्टर फॉर्म में वो ऐड करते हैं, वेक्टोरियल एडिशन करते हैं। तो इसके लिए बना, मैं इसको अगर चलो ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे लिख देता हूँ, Q को रिप्लेस कर दो रो की फॉर्म में, क्या होता है? रो इंटू वॉल्यूम R1 क्यूब, R को रिप्लेस कर दो R1 वेक्टर से,
अपॉन r1 क्यूब, ये इसके हो गया। इसकी फील्ड होगी 1/4πε0, ठीक है, रो इंटू 4/3 पाई r2 क्यूब इंटू -r2 वेक्टर, ये माइनस साइन जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी वो मैं इधर ले गया, अपॉन r2 क्यूब, ये बना जी इसका। ठीक है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या कॉमन आया? कॉमन आया 4/3 पाई रो अपॉन 4πε0 कॉमन, अंदर आ गया r1 वेक्टर माइनस r2 क्यूब, ये इससे कट गया, तो ये आ गया ρ/3ε0 r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। जो r1 माइनस r2 वेक्टर है, ठीक, इसके बराबर आएगा। तो चेक कर लेंगे एक बार कैलकुलेशन, ये r1 वेक्टर था, उसके लिए डाल दिया हमने r2 वेक्टर, और d वेक्टर, हाँ सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती की है, ये वेक्टर एंगल और गलत लगाया। दिस प्लस दिस d प्लस r2 शुड बी वेक्टर टेकन इन सेम ऑर्डर, ठीक है, यहाँ गलती थी। तो अब ये देख लीजिए, हाँ अब बात बन जाएगी, d वेक्टर आ गया r1 माइनस r2 वेक्टर, तो ये जो है ये बन गया ρ/3ε0 d वेक्टर, तो ये नेट फील्ड बनी। तो d क्या है? d C1 से C2 की दूरी तो हमेशा फिक्स ही है d, तो d अगेन बिकम्स ए कांस्टेंट, रो वैसे ही कांस्टेंट है, ये वैसे ही कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल, ठीक है, कोई d फिक्स है। इससे ये भी चीज़ प्रूव होगी डायरेक्शन वाली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल d वेक्टर पर डिपेंड कर रही है, और d वेक्टर की डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स है इस तरफ। तो इससे दोनों पार्ट सॉल्व हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट हैज दी सेम डायरेक्शन। हमने जो डायरेक्शन वाला पार्ट पहले लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश की, तो इसने फिर से ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दी कि डी वेक्टर पे ही डिपेंड कर रही है दोनों द्वारा। किसी भी पॉइंट पर जो ओवरलैपिंग रीजन है उसमें कोई भी पॉइंट ले लीजिए, हमेशा इस केस में नेट फील्ड एक ही डायरेक्शन फॉलो करेगी। अच्छा सवाल था, आइए अगला सवाल लेते हैं। बच्चों जो अगला सवाल है 2012 का क्वेश्चन है, पेपर 2 का। तो सवाल है, एक रेगुलर हेक्सागन है और इसके 6 वर्टिसेस पर +q -2q चार्जेस पड़े हैं। k की वैल्यू उसने इसके बराबर दी है। तो अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक या एक से ज़्यादा आंसर, हर ऑप्शन चेक करनी पड़ेगी। तो कह रहा है बताओ इसका सेंटर जो O है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 6k है, ठीक है, और OD के लॉन्ग है। क्या पोटेंशियल O पे 0 है। क्या पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन PR पे जो कोई भी पॉइंट ले लो उस पॉइंट पर सारी अरेंजमेंट का पोटेंशियल क्या सेम है। और पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ST पर भी ऐसे ही कोई पॉइंट ले लो, क्या उस पर भी पोटेंशियल सेम है, चेक करना पड़ेगा। पहले सेकंड ऑप्शन थोड़ा 0 वाली चेक करते हैं, थोड़ी आसान लग रही है। पोटेंशियल एट O इज 0। देखिए O पर 0 लग सकता है क्योंकि ये दूरी, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव इसका नेगेटिव खत्म कर देगा एक दूसरे को, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव खत्म कर देगा, इसका पॉजिटिव नेगेटिव खत्म कर देगा, क्योंकि दूरी भी सेम थी, सिमेट्रिकल फिगर थी, और पोटेंशियल के लिए वेक्टर एडिशन करते नहीं, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन करते हैं। तो ये तो बात बन रही है, तो B तो ऑरली आ गया। अब ये भी देख चेक करते हैं, लॉजिकल लग रहा है। क्या लाइन PR पर कोई भी पॉइंट ले लो, PR लाइन पर मान लीजिए ये, क्या इस पे पोटेंशियल सेम होगा, चेक करते हैं। देखिए लाइन PR पर इसकी दूरी, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन PR इज सेम, ये दूरी सेम आएगी, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर ये दूरी और ये दूरी भी सेम आएगी, ऐसी इस पर ये दूरी और ये दूरी भी सेम आएगी, अगेन सेम ही होगा। ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, तो सेम ही हुआ, सबका 0 ही हुआ। तो ये तो ठीक है जी। ऐसी पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन ST इज सेम, ST देखें ये ST है, ये यहाँ पर है, तो यहाँ से दूरी अलग है और यहाँ से दूरी अलग है, तो ये सेम नहीं होगा, ठीक है। ऐसी इसकी यहाँ से दूरी अलग है, इसकी यहाँ से दूरी अलग है, इसकी यहाँ से अलग है, इसकी यहाँ से अलग है, तो ऐसे ही कोई पॉइंट ले लो यहाँ पर, तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स पर नहीं हो, जो है सेम नहीं होगा, ठीक है। तो ये D गेम से बाहर। अब E चेक करते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर क्या 6A है, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इसकी फील्ड इधर, 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 तो ये ऐसे डायग्राम बन जाएगी। 2 फील्ड्स ऐसे, 2 फील्ड्स ऐसे, 2 फील्ड्स ऐसे, सबका रिजल्टेंट OD की तरफ आएगा, OD की तरफ। तो डायरेक्शन तो ठीक है। अब 6K आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, तो 1 2 तीनों को ऐड करोगे तो आपका बन जाना चाहिए ये। तो ये आप आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन आप बिल्कुल ठीक है, ABC। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है, बाकी आपके ऊपर आपको कितना समझ में आया, कैसे आपको पसंद आई ये वीडियोस। आपने जरूर अपने विचार दीजिए, और कौन सा आप अगले चैप्टर के क्वेश्चंस करना चाहते हैं। तो मैं, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ है, अब मैं
अगले लेक्चर में एक फ्रेश टॉपिक उठाऊंगा, ठीक है, वो भी शानदार टॉपिक होगा, उसके भी आई विल ट्राई टू डिस्कस वेरी गुड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर जेडब्ल्यू एडवांस मेन, और सभी के लिए एक देखने वाली वीडियो होनी चाहिए, होगी डेफिनेटली, चाहे वो नीट का स्टूडेंट है, चाहे वो एडवांस का, चाहे वो जेई का है। तो प्यारे बच्चों, अगली वीडियो तक के लिए जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद।